आज हम बात करेंगे अज़रबैजान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका तरीकाकार क्या है, आप बिजनेस रेजिडेंस कैसे ले सकते हैं और इसी के साथ हम बात करेंगे कि आप अपनी फैमिली को कैसे साथ रख सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि अज़रबैजान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका क्या तरीकाकार है? जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। आप जब भी सोचते हैं कि मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है और आप किसी भी दूसरे मुल्क में, यानी कि जैसे आज़रबैजान है, टर्की है, कहीं पर भी आप अपना सेटअप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि आप वहाँ पर अपनी एक कमर्शियल कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो आप आज़रबैजान में यहाँ पर जो कैपिटल रिक्वायर्ड है, जैसे कि टर्की में आपने देखा कि वहाँ पर कम से कम 25,000 टर्किश लीरा कैपिटल रिक्वायर्ड है या 1 लाख टर्किश लीरा कैपिटल रिक्वायर्ड है। लेकिन आज़रबैजान में $1, यानी $1 कैपिटल रिक्वायर्ड है आपको। अगर आप कंपनी आज़रबैजान में खोलना चाहते हैं तो जस्ट $1 आपको कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी कि कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। और विद इन 3 to 5 डेज आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आपको क्या चाहिए? आपके पास बिजनेस एड्रेस होना चाहिए जहाँ पर आपका कंपनी का ऑफिस होगा, और उसके बाद आपके पास जो है आप मेडिकली फ़िट होने चाहिए। और अगर आप आज़रबैजान में रेजिडेंस बाद में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ रहना नहीं चाहते, रेजिडेंस अप्लाई नहीं करना चाहते, आप बाहर से बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए यहाँ का कंपनी का एड्रेस चाहिए, और उसके जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप कंपनी की एक्टिविटी क्या होगी, नाम उसका रजिस्टर्ड करवाना है और सो ऑन। तो वो लॉयर जो है वो सारा अच्छा कर सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि $500 से $600 में बेहतरीन जो आपको पैकेज मिल जाता है, जिसमें सारी सर्विसेज शामिल होती हैं, बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर आपका जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मोर वगैरह है, और उसके अलावा रेजिडेंशियल एड्रेस और हर चीज़ जो उसमें शामिल होती है। लॉयर की फ़ीस भी शामिल है उसी के अंदर। अगर आप खुद करवाना चाहें तो $300 400 खर्चा होगा। अगर आप किसी से करवाते हैं तो $500 600 खर्चा होगा, यानी $100 200 सर्विस चार्जेस वो ले लेते हैं। अब आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, आप सपोज कर लें $600 आपकी कंपनी का खर्चा है। उसके बाद आपने जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए जो लाइसेंस अप्लाई करना है, जो भी चीज़ें आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कम्युनिटी के हिसाब से लाइसेंस अप्लाई करेंगे और आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिलेगा उस पर। और फिर आप वो जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान से या दुनिया से कहीं से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि आपने जब कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली तो उसके बाद आपने लाइसेंस लिया, उसके बाद फिर आपने अपना एक ऑफिस सेटअप बनाना होता है। आप ये देखें कि ऑफिस कम से कम किराया आप समझ लें कि $300 से लेकर $500 तक महीने का ऑफिस का किराया होता है। तो एवरेज ले लें आप $400 महीने का किराया, और फिर कम से कम आपको एक कंपनी मैनेजर हायर करना पड़ता है लोकल। उसकी सैलरी आप कर लें $200 से $250 जो है मिनिमम। ये जो सैलरी है, एक पढ़ा लिखा आपको लड़की या लड़का एज ए मैनेजर मिल जाएगा। तो आपका इसको कहते हैं बिजनेस सेटअप। आपने दफ्तर ले लिया, उसके बाद आपने एक वर्कर रख लिया, दफ्तर का $400 500 दफ्तर का किराया, 200 250 वर्कर का, और कंपनी आपकी बन गई। उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवा लिया। उसके बाद आपने आसान इम्ज़ा लेना है अपना, आसान इम्ज़ा भी आपका हो गया। ये सारा कुछ होने के बाद आप अगर यहाँ पे रहना चाहते हैं तो फिर आप बिजनेस रेजिडेंस अप्लाई करेंगे। तो वो फिर उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है कि आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस के जहाँ पर आप रह रहे हैं वो लगाना है। उसके अलावा आपने जो है अपना हेल्थ सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा यहाँ पर, कि आपको हेपेटाइटिस बी नहीं होना चाहिए, इसी तरह हेपेटाइटिस सी नहीं होना चाहिए, एड्स वगैरह का मसला ना हो, अल्लाह सबको महफूज रखे। तो ये जो है वो टेस्ट होगा। अगर ये तीनों बीमारियां नहीं हैं तो उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए काबिल है, यानी कि आपको हेपेटाइटिस बी सी या एड्स तीनों नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि उनको हेपेटाइटिस है या नहीं। तो बेटर ये है कि अगर आप बिजनेस की नज़र से आ रहे हैं तो आप पहले पाकिस्तान में या जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ पर टेस्ट करवा लें। 300 400 रुपये में पर टेस्ट हो जाता है, आपको पता चल जाएगा, ताकि आपका वक्त और पैसा ज़ाया ना हो। बिजनेस सेटअप बन गया, आपने मेडिकल ले लिया, वैलिड वीज़ा था आपके पास, कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, अपना घर का एड्रेस, कंपनी का एग्रीमेंट, और
जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उसका कुपचा या रजिस्ट्री वगैरह जो होती है वो, और फिर उसका जो जाके आपने नोटरी से भी एक लगवाना होता है साथ में डॉक्यूमेंट, इजाज़तनामा, राजलिक उसको बोलते हैं। वो घर का मालिक आपको लिख के देता है कि मैं 1 साल के लिए राज़ी हूँ कि इसको रेजिडेंस दिया जाए। ये सारे तकरीबन 14-15 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो ये आपका लॉयर इनको प्रॉपर अरेंज करके आपके लिए जो है वो अप्लाई करता है। अब फिर इमिग्रेशन आती है नेक्स्ट स्टेज पर, वो आके वेरीफाई करती है आपके घर को, आपके दफ्तर को, आपके बिजनेस को। अगर आपका बिजनेस सेटअप जेन्युइन है, आपके पास दफ्तर है, आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, एक मैनेजर रखा हुआ है और उसके साथ आप काम कर रहे हैं, आपके पास विजिट कार्ड भी है, आपने बैंक अकाउंट भी खोला हुआ है और कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, आप ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आपके बिजनेस पे, तो वो इमिग्रेशन आपका फिजिकल सेटअप देखते हुए उसको वेरिफिकेशन के बाद आपको इशू कर देता है बिजनेस रेजिडेंस। डिपेंड करता है, वो 3 महीनों का भी दे सकते हैं, 6 महीनों का भी, 1 साल का भी। लेकिन वो जब ख़त्म होगा तो आप दोबारा उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई करेंगे, कोई एडिशनल आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना पड़ते। वही जो डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा से लगाकर आप दोबारा अप्लाई कर देंगे, कोई उसका एडिशनल खर्चा भी नहीं है। इसी तरह वो फॉर लाइफ हर साल आपको कंपनी दोबारा नहीं रजिस्टर्ड करवाना पड़ती। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो वही डॉक्यूमेंट्स लगते जाएंगे और आपको हर साल आगे रिन्यू होती जाएगी। 2 साल आपको टेम्परेरी रेजिडेंस मिलेगी, उसके बाद आपको 5 साल की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी उसी बिजनेस सेटअप पे। आप अपनी बीवी को और अपने बच्चों को भी जो है एज ए डिपेंडेंट उसमें मंगवा सकते हैं। तो ये एक सारा तरीकाकार है जो आप शुरू में इस पे आगे लेके चल सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने रेजिडेंस के हवाले से बात की, तो अगर कोई हमारा भाई पाकिस्तान से आता है ई वीज़ा लेके, जी तो जी। उसको कौन सी कैटेगरी का वीज़ा लेके आना चाहिए और उस वीज़े के ऊपर बिजनेस रेजिडेंस मिल जाएगा? देखिए, अगर आप पाकिस्तान से या दुनिया से कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो जी सर। आपको बिजनेस ट्रिप का वीज़ा लेना है। अगर आप टूरिज़्म वीज़े पे आते हैं तो टूरिज़्म वीज़े पे आपका यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती। ठीक हो गया सर। कैटेगरी वहाँ पर आप चेंज करते हैं, टूरिस्ट वीज़े पे नहीं आते, ना ही स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं। उतने का ही वीज़ा है, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। सिर्फ जब सेलेक्ट करना है आपने तो टूरिस्ट की जगह पर बिजनेस ट्रिप आपने सेलेक्ट करना है। जी सर। बिजनेस ट्रिप का वीज़ा लेके जब आप आते हैं तो उस पर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जी सर। कंपनी रजिस्टर्ड होके आप अपनी रेजिडेंस अप्लाई करेंगे, आपको रेजिडेंस मिल जाती है तो आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं एज ए डिपेंडेंट, और उनका भी वीज़ा अप्लाई करके आप उन्हें भी अपने साथ रख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। यहीं पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिजनेस ट्रिप का जो वीज़ा है, वो कितने दिनों का होता है? देखिए, अगर आप ई वीज़ा लेते हैं, जैसा कि 1 दिसंबर से उम्मीद है कि खुल जाएगा, तो वो तकरीबन 1 महीने का होता है और 2 माह उसकी वैलिडिटी होती है। टोटल 3 माह लगा लें, 3 माह जो है वैलिड होता है। लेकिन उसमें स्टे आप कर सकते हैं 28 डेज, यानी ठीक हो गया। 1 महीना। लेकिन आपको कंपनी बनाने के लिए सपोज करें 3 से 5 दिन चाहिए, फिर जी सर। बाकी डॉक्यूमेंटेशन करना होती। टोटल आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपका सारा प्रोसेस जो मुकम्मल हो जाता है और आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है। जब आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है, जी सर। आपकी कंपनी पहले बनती है और उसके बाद फिर रेजिडेंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा होते हैं। तो उसके बाद फिर जब फ़ाइल जमा होगी तो आप फिर लीगल कंसीडर होते हैं। फिर आप 22 डेज़ में इमिग्रेशन आपको जो है वो कार्ड इशू करती है। बिल्कुल ठीक है तो सर। जैसे जिस दिन आपकी फ़ाइल जमा होगी उस दिन के बाद आप लीगल कंसीडर होंगे, अगर आपका वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है तो। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर अगर कोई बंदा इसी तरह से ई वीज़ा पर आता है और अपने बिज़नेस रेज़िडेंस परमिट जो है अप्लाई करता है, तो क्या वो अपनी फैमिली को भी साथ ला सकता है और उनका भी साथ ही अप्लाई कर सकता है? जी, अगर वो चाहता है तो वो लेकर आ सकता है। जी सर। लेकिन बेटर ये है कि वो पहले इंडिविजुअल आए और करे। लेकिन अगर सपोज करे वो साथ ही लेकर आना चाह रहा है तो फिर उनकी वीज़ा कैटेगरीज जो होंगी वो इंडिविजुअल वीज़ा कैटेगरी में लेकर आना पड़ेगा। जी सर। और डिपेंडेंट अगर बीवी है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, निकाह नामा है, उसको ट्रांसलेट करवा कर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना पड़ता है। बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी इसी तरह से। और उसके साथ साथ जो वीज़ा की कैटेगरी है वो बिजनेस वीज़ा नहीं होगा डिपेंडेंट्स का। डिपेंडेंट्स का वीज़ा की कैटेगरी चूज़ करते हुए वीज़ा इंडिविजुअल कैटेगरी में आ जाएगा। जी तो सर। वो फिर इसलिए वो छोटी छोटी बातें हैं उनको कंसिडर करना पड़ता है। तो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनको मुल्क छोड़ना पड़ेगा, दोबारा एंटर होना पड़ेगा, खर्चा डबल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर अगर इस तरह से कोई भी बंदा अपना और अपनी फैमिली का रेज़िडेंस लेता है, जी जी। बिज़नेस रेज़िडेंस, तो क्या वो 1 साल के बाद आसानी से रिन्यू हो जाता है?
डेफिनेटली अगर आप बिजनेस रेजिडेंस ले रहे हैं तो जैसा कि आप नाम से कह रहे हैं कि बिजनेस रेजिडेंस, आपका बिजनेस होने की वजह से आपको रेजिडेंस मिला। जी सर। अब अगर आपका बिजनेस, आप एक्चुअली बिजनेस चला रहे हैं, वहाँ पर आपका दफ्तर मौजूद है, बैंक में पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं, यानी कि एक्चुअल आपका ऑफिस भी है, आपका एक मैनेजर भी है, आपकी पेमेंट्स भी लेन देन हो रहा है, दूसरे लोगों के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, माइग्रेशन आती है चेक करती है, फिर ऑनलाइन है, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट भी ऑनलाइन है, यहाँ पर आपका जितना भी वर्कर डाटा वो भी ऑनलाइन है, जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कंपनी की एक्टिविटी सब ऑनलाइन है। जी सर। तो जब वो देख रहे हैं कि आप प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे हैं और उस पर गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं और आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, तो वो वेरीफाई हो जाता है। तो वो फिर आपको उसी बेस पर आप टैक्स देते रहें और आप अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो रिन्यू होता रहता है। जी सर। लेकिन बहुत से बदकिस्मती से बहुत से लोग जो होते हैं वो चीट करने की कोशिश करते हैं। उनका ना ही दफ्तर होता है, ना ही कंपनी का बैंक अकाउंट होता है, ना ही बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, ना ही स्टाफ होता है। बिल्कुल ठीक है वो सर। सारे फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर अप्लाई कर देते हैं। अब जब वो ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं तो उनका बैंक अकाउंट भी ऑपरेशनल नहीं है, अगर है भी तो ऑपरेशनल नहीं है, तो जी उसमें सर। कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। जो वर्कर है उसका भी टैक्स नहीं दिया हुआ, आसान इम्जा पे भी उसको ऑपरेट नहीं किया हुआ, आपका दफ्तर भी फिजिकली इस वक्त चल नहीं रहा, आपके पास विजिट कार्ड भी नहीं है, आपको इमिग्रेशन कहते हैं आपका दफ्तर विजिट करना चाहते हैं तो आप कहते हैं अभी मैंने बनाना है, अभी है नहीं। बिल्कुल सर। तो आपका यानी कि बिजनेस सेटअप नहीं है, तो आप जिस सेटअप की बेस पे बिजनेस वीजा लेना चाहते हैं, जी सर। तो आपके पास वो सेटअप ही नहीं है, वो बिजनेस ही नहीं है, तो आपको वीजा कैसे दिया जाए। तो इसलिए हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि अब टीआरपी नहीं मिलती, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास बिजनेस रजिस्टर्ड है और बिजनेस चल रहा है, आपने वर्कर भी रखा हुआ है और आपके बिजनेस की थोड़ी बहुत भी ट्रांजैक्शन हो रही है और वो इमिग्रेशन आके आपका दफ्तर वेरीफाई करती है कि ये आपका ऑफिस है, ये वर्कर है, ये बैंक अकाउंट है, ये बिजनेस है, जी सर। चाहे वो लॉस में जा रहा है चाहे वो प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन चल तो रहा है ना, एक फिजिकली एक चीज एग्जिस्ट तो करती है ना। बिल्कुल सर, तो ऐसा ही। जब कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो उसकी बेस पर आपको वीजा मिलेगा। जी सर। ऐसा नहीं होता कि ना मिले। लेकिन जिनका एग्जिस्ट ही नहीं करता, मौजूद ही नहीं है, और वो कहें कि हमें नहीं मिला, तो फिर तो वो सही कहते हैं, उनको कौन देगा। मतलब मैं इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ या आप हैं, अगर आप बिजनेस की बेस पे वीजा ले रहे हैं और आपका बिजनेस ही नहीं है, तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स में आप शो कर रहे हैं कि है लेकिन फिजिकली नहीं है, तो कौन उन्हें वीजा देगा। नहीं देगा सर, बिल्कुल कोई नहीं देगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। सर जैसा कि अभी हमने बात की कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, इसी तरह मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो अगर कोई बंदा पाकिस्तान से फुल कंटेनर नहीं मंगवाता, जी जी। वो लूज शिपमेंट लेकर आना चाहता है, तो क्या वो ला सकता है? डेफिनेटली देखें, आप कराची से कार्गो ऑपरेट कर रही है मेहदी जो है, वो यहाँ के तकरीबन 10-15 साल से जो है ना वो कर रहे हैं, जी बहुत सर। रिलायबल हैं और उनका हर हफ्ते 1 कंटेनर 2 कंटेनर आ रहे होते हैं। जी सर। तो उन्होंने टेक्सटाइल कैटेगरी के अंदर मोस्टली वो काम कर रहे हैं, मसलन बेडशीट है, टॉवल है, या फिर रेडीमेड गारमेंट्स आ जाते हैं, टेक्सटाइल की जो चीज़ें। इसके अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो उनके साथ आप बात करके मंगवा सकते हैं, तो वो लूज शिपमेंट वो लेके आ रहे हैं। लेकिन फुल कंटेनर शिपमेंट है वो आप अपनी किसी भी लॉजिस्टिक या कार्गो से बात करके या उनसे भी बात करके तो आप फॉरवर्ड करवा सकते हैं। 7 दिनों में पाकिस्तान से यहाँ पर माल पहुँच जाता है। जी सर। तो तकरीबन अगर आप अपना कंटेनर लेकर आए तो 2.5 से 3 लाख जो है खर्चा आता है। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी वगैरह है वो आपने पे करना होती है। और आप अपना चावल लेके आना चाहते हैं या कोई आलू लेके आना चाहते हैं, किनो लेके आना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लाना चाहते हैं तो आप फुल कंटेनर ला सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो फुल कंटेनर आप ही लेके आएंगे। जी सर। जो जिन प्रोडक्ट का लूज शिपमेंट यानी कार्गो आ रही है वो आप उनके साथ ला सकते हैं, जिनका नहीं आ रही वो आपको अपना ही लाना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए आज़रबाईजान में अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो क्या स्कोप है उनके लिए? क्या वो यहाँ से जो अराउंड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी माल भेज सकते हैं? जी डेफिनेटली आप देखें कि रशिया से बहुत से लोग जो हैं जो बॉर्डरिंग सिटीज़ हैं वहाँ से उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। जी सर। वो लोग आते हैं यहाँ से सदरक से आपकी बेडशीट टॉवल या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लेके चले जाते हैं। जी सर। इसी तरह से जॉर्जिया से बहुत से लोग आते हैं वो भी लेके चले जाते हैं। जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं एक तो वो लोकल मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, उसके जी साथ साथ वो रशिया है, जॉर्जिया है, टर्की है, ईरान है,
इसके बहुत से लोग यहाँ पर आके बिजनेस कर रहे हैं और एक्टिव, उनके साथ एक तो आपका एक बिजनेस कॉन्टेक्ट डेवलप होते हैं, जी सर। और दूसरा ये आप उनको अपने सैम्पलिंग करके उनसे ऑर्डर ले सकते हैं और अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, सेटअप बनाने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें पैसा, इन्वेस्टमेंट और टाइम रिक्वायर करती हैं। जी सर बिल्कुल। तो सबसे बड़ी जो बात है कि जब आप सब्र के साथ, हिम्मत के साथ, प्रॉपर मेहनत करके एक सेटअप बनाएंगे और फिर उसको एक्टिव करके आप आगे लेके चलेंगे तो डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। जी सर बिल्कुल। मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती मालूमात से आगाह किया। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।